सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज गद्य खंड में पाठ 2। ठीक है। पाठ का नाम है लहासा की ओर। और बच्चों, इस पाठ के जो कवि हैं वो है राहुल सांकृत्यायन जी। तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ के कवि के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है बच्चों, इनका जो जन्म हुआ वो 1893 में गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है। इनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। ठीक है। इनका जो मूल नाम था वो था केदार पांडे और इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में संपन्न हुई। ठीक है। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। ठीक है। 1930 में बच्चों इन्होंने क्या किया, ये यहाँ से श्रीलंका गए और वहाँ पे उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से ही इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। ठीक है। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, राहुल जी को क्या है, इन्हें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी इन भाषाओं सहित इन्हें अनेक भाषाओं की इन्हें जानकारी थी। इसलिए इन्हें महापंडित कहा जाता था। ठीक है। महापंडित बच्चों उन्हें कहते हैं जिन्हें सब भाषाओं, सब चीज़ों का ज्ञान रहता है। और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। राहुल सांकृत्यायन की ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सर्जन किया। ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या क्या किया है, इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखी है, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, आलोचना, शोध आदि विधाओं में इन्होंने साहित्य सर्जन किया है। ठीक है। कहानियाँ लिखी है और साहित्य को पढ़ा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। ठीक है। साथ ही साथ बच्चों इन्होंने उपन्यास, कहानियाँ लिखा ही नहीं बल्कि इन्होंने अनेक जो ग्रंथ है उनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी मेरी जीवन यात्रा, दर्शक दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया के को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है। ये सारी की सारी इनकी क्या हैं, प्रमुख जो इन्होंने किताबें लिखी हैं वो हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। अब बच्चों, साहित्य के अलावा इन्होंने दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान विषयों पर भी इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है। और कह रहे हैं कि 150 से लगभग इन्होंने इन पे पुस्तकें लिखी हैं। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है। जो भी चीज़ें इस पृथ्वी से लुप्त हो रही थी या समाप्त हो रही थी उनका इन्होंने उद्धार करके महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया।
ठीक है बच्चों, अगर यात्रा वृत्तांत देखा जाए तो इसमें राहुल जी का स्थान अन्यतम है, क्योंकि बच्चों ये राहुल सांकृत्यायन जी कैसे थे, ये घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। ठीक है, घूमना इन्हें बहुत पसंद था, तो जब भी ये घूमते, जहाँ भी ये घूमते, वहाँ के बारे में, वहाँ की कहानियाँ वो अवश्य लिखते। तो इन्होंने क्या किया है, एक अपना शास्त्र बनाया, घुमक्कड़ी शास्त्र की इन्होंने रचना की। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या क्या किया, उसमें उन्होंने घूमने से जो भी लाभ होते हैं उसका वर्णन किया, और घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया कि घूमने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक, आगे बच्चों घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। ठीक है, घूमने से क्या होता है बच्चों, मनोरंजन होता है, हमें ज्ञान भी मिलता है, और जो जिन जगहों की हमें जानकारी नहीं होती है, जो अज्ञात स्थल रहते हैं उनकी हमें जानकारी मिल जाती है, और साथ ही साथ हमें भाषा और वहाँ की संस्कृति का भी आदान प्रदान हो जाता है, जानकारी मिल जाती है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। ठीक है, राहुल जो कवि हैं राहुल जी, उन्होंने क्या किया है, विभिन्न स्थानों में वो गए तो वहाँ के उन्होंने भौगोलिक स्थिति के अतिरिक्त वहाँ के जो जनजीवन है, कैसे लोग अपना जीवन वहाँ पे व्यतीत करते हैं, उसकी उन्होंने सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। ठीक है, अब बच्चों जो ये पाठ है लहासा की ओर, इसमें कवि ने क्या कहा है, ये किसके बारे में बताया, तो चलो इसका परिचय पढ़ लेते हैं। कि संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी ये क्या है, जो राहुल जी है उन्होंने जो ये यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य की आधुनिक विधा है। ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन इस विधा के मुख्य रचनाकार हैं। तो बच्चों जो ये पाठ है लहासा की ओर, ये राहुल सांकृत्यायन जी की प्रथम तिब्बत यात्रा का संस्मरण है। ठीक है, जब उन्होंने पहली बार तिब्बत की राजधानी लहासा की यात्रा को वो गए, तो वहाँ का उन्होंने वो वर्णन किया है। ठीक है, उन्होंने यह यात्रा सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय की बात है कि जब भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, छद्म वेश में एक भिखारी के रूप में की थी। ठीक है, उन्होंने एक भिखारी का रूप धारण किया और फिर उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी। इस पाठ में लेखक ने तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम पर्वतीय मार्गों का अत्यंत रोचक शैली में वर्णन किया है। ठीक है, इस यात्रा वृत्तांत में जहाँ एक ओर तिब्बत और तिब्बती समाज की सभ्यता संस्कृति का परिचय मिलता है, वहीं निर्जन पर्वतीय यात्रा के रोमांच का आनंद भी प्राप्त होता है। तो ठीक है बच्चों, इस पाठ में क्या होता है, जो कवि रहते हैं राहुल सांकृत्यायन जी, वो तिब्बत की यात्रा पे जाते हैं और एक भिखारी का वेश बना करके, तो वहीं का इन्होंने वर्णन किया है। बच्चों शुरू करते हैं पाठ को। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं,
सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। ठीक है बच्चों, जो कवि हैं राहुल सांकृत्यानों क्या कह रहे हैं कि नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। ठीक है, जहाँ से हो गए वो कह रहे हैं कि जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीज़ें भी तिब्बत यहीं से इसी रास्ते से आया जाया करती थी, जहाँ से वो यात्रा पे जा रहे हैं जिस रास्ते पे। ठीक है, यह व्यापारिक ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, यह व्यापारिक रास्ता ही नहीं था बल्कि सैनिक रास्ता भी था इस जगह पर। इसीलिए यहाँ क्या क्या था, जगह जगह पर फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जहाँ पे वे फौजी रात को रुकते थे। ठीक है, और इन्हीं रास्ते में कभी कभी जो चीनी पलटन रहती थी, चीनी सेना रहती थी, वो भी रुका करती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है, बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। और कवि कह रहे हैं कि दुर्ग के किसी भाग में, मतलब आस पास में, वहाँ पे अगर जहाँ किसानों ने अपना बसेरा अगर वहाँ बना लिया है तो वह कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, वह चौकियाँ कुछ दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था। अब वो वहाँ की एक बात कर रहे हैं कि ऐसा एक चीनी किला था, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। ठीक है, जब वो यात्रा पे जा रहे थे, एक राहुल सांकृत्यायन कवि थे और एक उनका साथी सुमति था। तो वो कह रहे हैं कि हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे एक पुराने चीनी किले में। ठीक है, तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। तो कवि कह रहे हैं बच्चों कि अगर हम तिब्बत की यात्रा पे जाते हैं, तिब्बत जाते हैं, तो वहाँ पे यात्रियों के लिए बहुत सी कठिनाइयाँ भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आराम, कुछ ऐसा भी है कि आराम की बातें भी है। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। तो बच्चों वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये है कि न तो वहाँ पे जाति पाति का भेदभाव करते हैं और न ही वहाँ पे छुआछूत का कोई भेदभाव है। और वहाँ पे जो औरतें रहती हैं वो पर्दा नहीं करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। और बच्चों, छोटे छोटे जो लोग रहते हैं, जो भीख मंगे रहते हैं, उनको लोग चोरी के डर से अपने घर के अंदर नहीं आने देते तिब्बत में। ठीक है, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे घर के अंदर जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। ठीक है, कि अगर आप बिल्कुल अपरिचित हो, मतलब वो बिल्कुल भी तुम्हें जानते नहीं हो, लेकिन तब भी घर की बहू या सास को आप अपनी झोली से चाय दे सकते हैं कि हमारे लिए चाय बना दो, तो वो लोग बना देते हैं। ठीक है, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कोटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। ठीक है, कि अगर हम उनको चाय पकाने को देंगे तो वो हमें चाय पकाकर दे देगी, और अगर हमें दूध वाली चाय पीनी है तो वो एक मिट्टी के बर्तन में वो हमको चाय बना कर के दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। और बच्चों, कवि कह रहे हैं कि यदि बैठक उनके चूल्हे से दूर है जहाँ पे वो चाय बनाते हैं, और आप लोगों को डर है कि वो सारा दूध या मक्खन चाय में नहीं डालेंगे, तो आप खुद ही जाकर उस चाय को बना सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है।
ठीक है। तो उसके बाद अब उस चाय को अच्छी तरह उनके घर के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पे चाय बना सकते हैं। आगे बच्चों, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। ठीक है। अब बच्चों, जब कवि और जो राहुल जी थे और जो उनका मित्र सुमति था, जब वो वहाँ से चाय पीने के बाद उस चीनी किले से चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब कि कहाँ जा रहे हो। ठीक है। रास्ते में उसने पूछा होगा। हमने वो दोनों चिट्ठियाँ उसे दे दी। ठीक है। दोनों चिट्ठियाँ मतलब जो उन्हें एक अनुमति के लिए एक चिट्ठी मिली थी दोनों को, वो उन्होंने उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। और कवि कह रहा है कि शायद हम उसी दिन हम थोंगला, वहाँ पे एक जगह है, उसके आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। ठीक है। अब बच्चों, जो कवि हैं वो कह रहे हैं उनका जो साथी है, जो अपने साथी को ले जा रहे हैं यात्रा पे, सुमति, उसका नाम है सुमति। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। और जबकि वो भीख मंगे थे, जबकि लोग भीख मंगों को तिब्बत में वहाँ पे रास्ते में अपने घर तक नहीं आने देते थे, तो कवि कह रहे हैं कि हमने भीख मंगे का वेश धारण किया था, तब भी उन्होंने हमें ठहरने के लिए अच्छी जगह दे दी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी। ठीक है। अब बच्चों, कवि कह रहे हैं कि 5 साल बाद हम उसी रास्ते से लौटे थे। अब वो पहले की बात कर रहे हैं कि 5 साल पहले जब हम उसी रास्ते से लौटे थे और तब हम भीख मंगे के वेश में नहीं थे, एक यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। लेकिन वो कह रहे हैं उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर कुछ कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं कि उस समय तो हमें किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी, तो हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे और बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। कि कवि कह रहे हैं ये उस वक्त के लोगों की सोच पर ही निर्भर था कि खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त करते। अब बच्चों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तिब्बत में, तो इसलिए क्या करते हैं, शाम को शराब पी करके अपने सो जाते हैं। ठीक है। अपना होश हवास खो जाते हैं। अब आगे है, अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। अब कवि कह रहे हैं कि अब हमें सबसे कठिन, सबसे विकट डांडा जो थोंगला था उसको पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। ठीक है। जो ये डांडे रहते हैं वो तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, क्योंकि बच्चों जो ये डांडे रहते हैं, जो ये पहाड़ियाँ रहती हैं, ये 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई में होने के कारण, और क्या होता है वहाँ पे दोनों तरफ दूर दूर तक कोई भी गांव नहीं होते हैं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। ठीक है। वहाँ पे क्या है बच्चों, नदी, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो वो कह रहे हैं कि नदियों के मोड़, कि नदियों के ऐसे मोड़ रखे हैं नदियाँ, और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर दूर तक वहाँ पे क्या होता है, कोई भी आदमी नहीं दिखाई देता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। और बच्चों, वो कह रहे हैं कि जो चोर रहते हैं, जो डाकू रहते हैं, गुंडे रहते हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में
मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अब बच्चों, कवि कह रहे हैं, यदि तिब्बत के गांव में आकर खून हो जाए, जो तिब्बत के गांव हैं अगर वहाँ पे आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा मिल सकती है, ठीक है। लेकिन जहाँ की वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे दूर दूर तक ना कोई गांव है, ना कोई आदमी दिखाई देता है, तो अगर कोई उस निर्जन स्थानों में अगर कोई आदमी मर जाए तो उसके लिए कोई परवाह, कोई भी किसी के लिए परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो वहाँ की सरकार है, तिब्बत की सरकार है, वह खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे कोई गवाह भी तो नहीं मिल सकता। यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। अब यहाँ पे बच्चों जो डकैत रहते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गांव नहीं है, कोई रहता भी नहीं है, अगर कोई उन्हें अकेला मिल जाए तो पहले वो आदमी को मारते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि उसके पास पैसा है कि नहीं, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई हथियार का कानून नहीं है, तो इसलिए यहाँ के जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, जैसे हम लाठी वगैरह रखते हैं तो ये लोग लाठी की तरह पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं, ठीक है। इनके पास पिस्तौल और बंदूक रहती है। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, ठीक है। यदि कोई डाकू जान से न मारे, ठीक है, तो उसे खुद क्या होता है, अपने ही प्राणों पे खतरा रहता है, कहीं वो उसी को ना मार दे। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। अब बच्चों, कवि कह रहे हैं कि तिब्बत के जहाँ रात को गए थे उसी गांव में उन लोगों को पता लगा कि पिछले ही साल उस पहाड़ में थोंगला के पास किसी का खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते, ठीक है। तो बच्चों, कवि कह रहे हैं कि वो खून हुआ था तो वो कह रहे हैं कि शायद खून की हमें उतनी परवाह नहीं थी, मतलब कोई हमें मार दे इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि हम तो भीख मंगों के वेश में थे, जैसे भिखारी रहते हैं, हम तो भिखारी के वेश में वहाँ गए थे। और जहाँ कहीं हमें कोई दिखता, कोई भी ऐसे सूरत में दिखता तो हम टोपी उतारते और जीभ निकाल कर कहते कुची कुची दया दया एक पैसा, ठीक है, कि हमें एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो, यह कहते हुए वो भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। लेकिन बच्चों, कवि कह रहा है कि पहाड़ की बहुत ऊंची चढ़ाई थी और पीठ पर हमारा सामान भी था, तो हम उसको लेकर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था, और अगला जो पड़ाव था, जो रुकने का स्थान था, जहाँ पे थोड़े से लोग रहते थे, जहाँ पे वो रुक सकते थे, वो स्थान 16-17 मील से भी कम नहीं था। तो कवि कह रहे हैं कि मैंने सुमति से कहा कि यहाँ के लंकोट तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ लेंगे। तो बच्चों, कवि कह रहे हैं कि मैंने सुमति से कहा, जो उनके साथ यात्रा पे जा रहा था, उनका मित्र, उससे उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक जगह है लंकोट, ठीक है, वहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम घोड़े कर लेते हैं और उन घोड़ों में क्या होगा, सामान भी रख लेंगे और हम भी चढ़ लेंगे साथ में, ठीक है। फिर आगे क्या होता है दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। अब बच्चों, कवि कह रहे हैं कि उसके बाद जब दूसरे दिन हम फिर घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले, ठीक है, हम घोड़े में बैठे और ऊपर की ओर चले।
डांडे के पहले एक जगह चाय पियो। जो बड़े बड़े डांडे थे, पहाड़ थे, उससे पहले वो कह रहे हैं कि हमने एक जगह पे चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे और दोपहर में हम उस पर्वत के ऊपर पहुँच गए। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि हम जिस पहाड़ी में हम खड़े थे वह समुद्र तल से 16-17 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। और वो कवि कह रहे हैं कि हमारे दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। ठीक है, हजारों जो पर्वत के पहाड़ होते हैं वो चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ़ थी, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि सामने दिखने वाले जो पहाड़ थे, हमारे सामने दिखने वाले जो भी पहाड़ थे वो बिल्कुल नंगे थे। वहाँ पे न तो बर्फ़ थी और न ही उन पहाड़ों में कोई हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। ठीक है, अब वो आगे कह रहे हैं कवि कि उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिख रही थी। उत्तर की तरफ जो चोटियाँ थी उनमें बहुत कम बर्फ़ पड़ी थी। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, कि सबसे ऊंचे स्थान पर वहाँ पे डांडे में एक मंदिर सा बनाया हुआ था। ठीक है, एक देवता का मंदिर सा बनाया हुआ था, जो पत्थरों के ढेर और जानवरों की सींगें वहाँ पे थी और रंग बिरंगे कपड़ों के झंडियों से वहाँ पे सजाया गया था। ठीक है, जो तिब्बत के लोग रहते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, रंग बिरंगी झंडियाँ ऐसी जगहों पे लगाते हैं, ऐसी उन झंडियों से सजाते हैं। अब कवि आगे कह रहे हैं कि अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब बच्चों कवि आगे कह रहे हैं कि हमें अब बराबर पर उतराई पर चलना था। उन्हीं पहाड़ों के बराबर में हमें अब नीचे उतरना था। चढ़ाई तो कह रहे हैं कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई तो बिल्कुल भी नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। ठीक है, वो कह रहे हैं कवि कि शायद हमारे साथ 1-2 लोग और सवारी घोड़े में चल रही थी। अब कवि कह रहे हैं बच्चों कि मेरा घोड़ा था वो धीरे धीरे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि जो मेरा घोड़ा था वो आराम से धीमे धीमे चलने लगा, तो मैंने समझा कि शायद ये बहुत चढ़ाई पे चढ़ा है, तो इसलिए ये थक कर ऐसा कर रहा हो। और कवि कह रहे हैं कि मैंने उसे मारना भी नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दैनिक कश्तों की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं बच्चों कि धीरे धीरे वह घोड़ा क्या हो रहा था, पिछड़ रहा था। जो और लोग चल रहे थे उनसे वो घोड़ा धीरे 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 बहुत पीछे हो गया और मैं घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जैसे लोग झूमते हैं, मैं वैसे ही घोड़े पर बैठकर झूमता हुआ हम आराम से जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। अब कवि कह रहे हैं ये पता नहीं लग रहा था, घोड़ा इतने आराम से जा रहा था कि ये पता नहीं लग रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। अब कवि कह रहे हैं कि अगर मैं उस पर जोर लगाता, अगर मैं उसे तेज़ दौड़ाता तो वो क्या करता, और भी सुस्त पड़ जाता। अब कवि कह रहे हैं कि एक जगह 2 रास्ते फूट पड़े। अब जब वो रास्ते में चल ही रही थी तो एक जगह पे उन्हें कवि को दिखाई दिया कि वहाँ पे
दो रास्ते हैं। ठीक है, मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगोर का रास्ता दाहिने वाला था। ठीक है, अब जब बच्चों वहाँ पे दो रास्ते मिले तो कवि ने क्या किया, वो बाएं वाले रास्ते पे मील 1.5 मील चला गया। ठीक है, जब वो आगे गया तो आगे जब उन्होंने कहीं गांव था वहाँ पे रास्ते में घर में उन्होंने पूछा तो तब कवि को पता लगा कि लंकोर का जो रास्ता है वो दाहिने वाला था, वो गलत रास्ते पे आ गए हैं। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। फिर वो कवि ने क्या किया, पहले तो उनका घोड़ा बहुत ही सुस्त था, लेकिन फिर उन्होंने वहाँ से घोड़े को वो उसी रास्ते से वापस आ गए। ठीक है, 4-5 बजे के करीब में गांव के मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिली। ये कवि कह रहे हैं कि 4-5 बजे, जब शाम को 4-5 बज गए थे तो मैं करीब गांव से मील भर पर था और सुमति मेरा इंतज़ार करते हुए मुझे आगे रास्ते में मिली। मंगोलों का मुँह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूँक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रही हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता। या लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे जहाँ उनके यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। ठीक है, आगे बच्चों कवि क्या कहते हैं कि रास्ते में उसके बाद उन्हें सुमति इंतज़ार करता हुआ उन्हें वहाँ पे मिला। अब जो सुमति था बच्चों वो मंगोल जाति का था। तो कवि कह रहे हैं कि मंगोलों का मुँह वैसे ही लाल होता है। और जब कवि लेट से पहुँचा तो उसे और भी गुस्सा आ गया था। तो कवि ने उससे कहा, सुमति से कहा, ठीक है, तो सुमति ने कवि से कहा कि मैंने तो 2 टोकरी कंडे फूँक डाले हैं, 3-3 बार मैंने चाय को गर्म किया है। तो कवि कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत ही नरमी से जवाब दिया, मैंने बहुत आराम से जवाब दिया कि लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। ठीक है, कि तुम देख ही रहे हो कि मुझे कैसे घोड़ा मिला है और मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। तो कवि आगे कह रहे हैं कि खैर, सुमति को क्या होता था, जितनी जल्दी उसे गुस्सा आता था उतना ही जल्दी उसका गुस्सा शांत भी हो जाता था। हम आगे है कि लंगोर में वो एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। अब देखो बच्चों, जहाँ पे वो रात को पहुँचे वहाँ का नाम था लंगकोर। ठीक है, वो एक जगह का नाम है। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे वो एक अच्छी जगह पर ठहरे और यहाँ भी उनके अच्छे यजमान मिले। ठीक है, वहाँ पे पहले उन्होंने रात को चाय सत्तू खाया। ठीक है, पहले उन्होंने जा कर के चाय सत्तू खाया, उसको बाद रात को उन्होंने गर्मा गर्म थुक्पा मिला। ठीक है, रात को उन्होंने उसके बाद आगे बच्चों कि अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। ठीक है, अब आगे क्या होता है बच्चों, आगे वो एक जगह पर गए जहाँ का नाम है तिंगरी और वो क्या था, एक बहुत बड़ा मैदान था। ठीक है, और चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक टापू जैसा था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई दे रही थी और उसी पहाड़ी का नाम क्या था, तिंगरी समाधिगिरी। ठीक है, जैसे मंदिर वगैरह होते हैं तो वहाँ तिब्बतियों ने ऐसा ही एक समाधि स्थल मिला। ठीक है, आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों
के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। ठीक है, गंडा कहते हैं बच्चों जो वहाँ पे वो झंडे वगैरह थे। तो उनकी वो बात कर रहे हैं कि आसपास के गांव में भी सुमति के कितने यजमान थे। ठीक है, बहुत सारे उसके जानने वाले थे। तो कपड़े की वो पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर वो क्या करते थे, किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। तो कवि कह रहे हैं कि जो सुमति था बच्चों, वो अपने यजमानों के पास वहाँ पे जाना चाहता था, जिन लोगों को वो जानता था। तो कवि कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि ये तो हफ्ता भर ही इधर उधर लगा देंगे। मैंने उनसे कहा, जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा, सुमति से कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही तुम इन गंडों को बांट दो, लेकिन आसपास के गांवों में तो बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि अगर सुमति वहाँ चला गया तो वो वहीं रुक जाएगा। इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुँचकर रुपए दे दूँगा, और इसके लिए जब हम लहसा पहुँच जाएंगे तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूँगा। तो सुमति ने स्वीकार कर लिया। अब कवि कह रहे हैं कि दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। ठीक है, अब कवि बच्चों आगे कह रहे हैं कि दूसरे दिन हमने एक भरिया ढूंढने की वहाँ पे बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं मिला। भरिया कहते हैं बच्चों जो सामान ले जाने वाला रहता है। ठीक है, सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। ठीक है, अब कवि कह रहे हैं कि अगर हम सवेरे ही चल लेते तो अच्छा रहता, लेकिन अब तो 10-11 बजे की धूप में चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाँक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आगे वो क्या कह रहे हैं कि तिब्बत की धूप बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत कड़ी हमें मालूम होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यदि थोड़ा मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। ठीक है, अब वो आगे क्या कह रहे हैं कवि कि अब हम 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, और जो मुंह है मतलब नाक है, जो मुंह के साइड है उस पर क्या बहुत तेज़ धूप लग रही है, लेकिन पीछे की जो साइड है, जो हमारा कंधा है, वो क्या है, बर्फ़ बहुत ठंडा हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कवि कि हमने अपनी पीठ पर अपना सामान, जो भी सामान हमारे पास था, वो लादा, हाथ में डंडा लिया और फिर वहाँ से चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। ठीक है, अब बच्चों कवि कह रहे हैं कि सुमति के परिचित एक जगह है तिंगरी, कि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह अपने एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। ठीक है, इसलिए उन्होंने बच्चों कि मुझे किसी को मिलना है, ये बहाना बनाकर उन्होंने शेखर विहार एक जगह है कि उस ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। ठीक है, अब कवि वहाँ की बात कर रहे हैं तिब्बत की, कि वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत छोटे बड़े जो जागीरदार होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, उनमें बंटी हुई है। उन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है।
और जो जागीरें हैं उन जागीरों का बच्चों सबसे कि बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है, जो ज़मीन है, वो जो बौद्ध मठ रहते हैं, बौद्ध विहार रहते हैं, उनके हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते हैं। ठीक है। अब बच्चों वहाँ पे क्या है, तिब्बत में वहाँ पे जो ज़मीन है, जो जागीरदार रहते हैं वो क्या करते हैं, खेती खुद करते हैं और उस खेती को करने के लिए वो मज़दूर वहाँ पे पैसे में वहाँ पे मज़दूर मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई बिच्छू भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। अब वहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो जागीरदार खेती करते हैं तो वो एक जो जागीरदार क्या करते हैं, खेतों की रक्षा के लिए, देखभाल के लिए वहाँ एक बिच्छू भेजा जाता है। ठीक है। जो जागीर के आदमियों बिच्छू भेजा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। ठीक है। वहाँ एक बिच्छू भेजा जाता है, जो जागीर रहते हैं, जो खेतों में काम करने वाले रहते हैं, जागीर, उनके लिए वो आदमी राजा से कम नहीं होता है। शेखर की खेती के मुखिया बिच्छू बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। ठीक है। आगे क्या होता है बच्चों की जो जागीर रहता है उसको वो राजा से कम नहीं समझते हैं, या वो राजा से कम नहीं होता है। तो क्या होता है कि शेखर की खेती के मुखिया बिच्छू बड़े भद्र पुरुष थे। ठीक है। जो ये बिच्छू रहते हैं, जिनका वो खेतों की देखभाल के लिए बिच्छू को रखते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही भद्र पुरुष होते हैं। और वो बहुत प्रेम से, कवि कह रहा है कि वो बहुत प्रेम से मिले, कि कवि कह रहा है, अपने लिए कह रहे हैं कि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। ठीक है। तो वहाँ की वो बात कर रहे हैं तिब्बत की ही, कि यहाँ एक अच्छा मंदिर था। ठीक है। जहाँ पे वो रहते हैं, खेती करते हैं, वहाँ पे एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। ठीक है। वहाँ पे 103 पोथियाँ रखी हुई। ठीक है। वहाँ पे बच्चों जो पोथियाँ रखी हुई थी, तो कवि कह रहा है कि मैंने वहीं पे आसन लगाया और वहीं पे मैं बैठ गया। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। और जो बच्चों पोथियाँ जो 103 लिखी हुई थी, वो कैसी थी, बड़े और मोटे कागज़ पर वो अच्छे अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। ठीक है। तो बच्चों फिर उसके बाद क्या हुआ, जब कवि वहीं पे पोथी पढ़ने के लिए बैठ गया, तो फिर सुमति ने क्या किया, कवि से अपने यजमानों के घर जाने के बारे में पूछा। तो कवि कह रहे हैं कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वो हो गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। ठीक है। अब कवि क्या कह रहे हैं, मैं तो पुस्तकें पढ़ने लग गया, तो इसलिए मैंने उसे जाने से मना नहीं किया। फिर वह चला गया। तो कवि कह रहे हैं कि मैंने सोचा वो 2-3 दिन वहाँ पे लगा के आएगा, 2-3 दिन रह के आएगा, लेकिन वह उस दिन दोपहर के बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और बिच्छू नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं आगे, कि तिंगरी जो गांव था वो वहाँ से बहुत दूर नहीं था। तो हमने क्या किया, अपना अपना सामान पीठ पर उठाया, और जो वहाँ के बिच्छू थे, जो जागीरदार थे, जो उन्होंने खेतों की देखभाल के लिए वहाँ पे रखे थे, ठीक है, उसके हमने विदाई लेकर चल पड़े। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों इस पाठ में जो कवि हैं उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा के बारे में, वहाँ के जनजीवन के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के
लोग कैसे रहते हैं, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, इस पाठ में कवि ने राहुल सांकृत्यायन जी ने वहाँ के बारे में अच्छे से बताया है।